तो आज के टॉपिक में अपने पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स में बैंकिंग चैप्टर में ये अपना पार्ट 2 है। ठीक है। इसमें कल तक हम बात कर चुके थे कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं और जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो किस तरीके से अपना वर्क करते हैं, कैसे वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं। आज हमें पढ़ेंगे कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी सप्लाई को या क्रेडिट क्रिएशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो टूल्स होते हैं। सेंट्रल बैंक के पास दो टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और जनरल टूल्स, और सेकंड होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और सेलेक्टिव टूल्स। तो पहले हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको काम में लेकर एक सेंट्रल बैंक एक कंट्री में जो भी क्रेडिट क्रिएट होती है, यानी कि जो भी लोन्स क्रिएट होते हैं उनको कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है। इसको मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। तो पहला जो वर्क है वो है बैंक रेट। ठीक है। अब बैंक रेट होता क्या है? बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स टू कॉमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। जब एक सेंट्रल बैंक अपने कॉमर्शियल बैंक को लोन देगा तो वो जिस रेट पर लोन देगा उसको बैंक रेट बोलेंगे। सेंट्रल बैंक ने लोन दिया कॉमर्शियल बैंक को, तो कॉमर्शियल बैंक से वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा वो बैंक रेट होगी। और ये जो सेंट्रल बैंक जो कॉमर्शियल बैंक को लोन देगा वो बिना किसी सिक्योरिटी के देगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने को ये ध्यान रखना है, विच हैज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट सेंट्रल बैंक लैंड्स टू कॉमर्शियल बैंक एंड नॉट टू जनरल पब्लिक। सेंट्रल बैंक किसको लोन दे रहा है? कॉमर्शियल बैंक को। वो पब्लिक को नहीं देगा। पब्लिक को कौन लोन देगा? पब्लिक को लोन देगा कॉमर्शियल बैंक। ठीक है। अब ये कंट्रोल कैसे करेगा, हम वो वाली बात करेंगे। ये तो समझ में आ गया कि कौन किसको लोन देगा। सेंट्रल बैंक ने दिया कॉमर्शियल बैंक को, कॉमर्शियल बैंक देगा पब्लिक को। ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक होगा वो बैंक रेट के थ्रू ये क्रेडिट क्रिएशन को कैसे कंट्रोल करेगा, ये हमें समझना है। इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन, मान के चलते हैं हमारे जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिमांड है, एक्सेस डिमांड है और इन्फ्लेशन का केस चल रहा है। इन्फ्लेशन बोले तो यानी जिसको अपन महंगाई बोल सकते हैं, यानी प्राइजेस बहुत हाई हैं। तो उस केस में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि अब हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमें ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है और जो मनी रिक्वायर्ड होगा वो हम बैंक से लोन के रूप में लेंगे। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक इस बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है, रेज कर देता है। ठीक है। इससे क्या होता है? सेंट्रल बैंक ने बैंक रेट को महंगा कर दिया, बढ़ा दिया, तो वो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को जो लोन देगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ज़्यादा हाई रेट से चार्ज करेगा। तो कॉमर्शियल बैंक को भी पब्लिक को जो लोन देना पड़ेगा वो महंगा देना पड़ेगा, यानी हाई रेट पे देना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे ही लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई होगा, पब्लिक लोन लेना बंद कर देगी या कम कर देगी। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक रेज बैंक रेट दैट डिस्करेज कॉमर्शियल बैंक्स इन बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक एज इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होगा, खुद ही जो है वो सेंट्रल बैंक से लोन कम लेगा। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इन्फ्लेशन के केस में वो नहीं चाहता कि इकोनॉमी में और मनी जाए। ठीक है। तो वो बैंक रेट को हाई करके लोन को रोक देगा। ठीक है। और वो जो एक्सेस डिमांड है और जो इन्फ्लेशन की कंडीशन है वो धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगी। इट फोर्सेज द कॉमर्शियल बैंक्स टू इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट्स। अब सेंट्रल बैंक अगर लोन को महंगा करेगा तो कॉमर्शियल बैंक को भी अपना रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, विच डिस्करेज बोरोअर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स। तो उससे हमारी जो पब्लिक होगी वो लोन कम लेगी। ठीक है। लोन कम लेंगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। ठीक है। अगेन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंड्यूस हाउस होल्ड टू इंक्रीज देयर सेविंग बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर सेविंग ज़्यादा करेगा और एक्सपेंडिचर कम करेगा। जब एक्सपेंडिचर कम करेगा उसी को बोलते हैं एक्सेस डिमांड पे चेक लगाना। ठीक है। एक्सेस डिमांड का मतलब ज़्यादा खर्चा करना, डिमांड ज़्यादा करेंगे एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे। ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ कर दिया तो जो हमारे कस्टमर्स होंगे वो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को तो कर देंगे कम। ठीक है। और
एक्सपेंडिचर तो कंजम्पशन पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो तो कर देंगे कम, ठीक है, और सेविंग कर देंगे ज़्यादा, ठीक है। आगे होगी बात समझ में। इसके बाद सेकंड सिचुएशन है जब डेफिशिएंट डिमांड होगा या डिफ्लेशन होगा, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। यानी डिमांड बहुत कम है, इकोनॉमी में कोई डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, और मतलब एक तरीके से हम वो कहते हैं ना रेसेशन का टाइम चल रहा है। तो सेंट्रल बैंक की कोशिश रहती है कि वो डिफ्लेशन वाली कंडीशन को इम्प्रूव करे, ठीक है। सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि अब इकोनॉमी में मनी जाना चाहिए, लोग क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, जब ज़्यादा मनी जाएगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो डिमांड भी लोग ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि हाई प्रोडक्शन जो होगा वो हाई एम्प्लॉयमेंट को क्या करेगा, एनकरेज करेगा, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा इस केस में, अपना जो बैंक रेट होगा वो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। इससे एनकरेज होंगे कॉमर्शियल बैंक इन बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक एज इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक, डिक्रीज सॉरी, ठीक है। तो जब कॉमर्शियल बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाउन हो जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ज़्यादा लेंगे। डिक्रीज इन बैंक रेट मेक्स कॉमर्शियल बैंक टू डिक्रीज देयर लैंडिंग रेट्स, तो कॉमर्शियल बैंक भी पब्लिक के लिए क्या कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन कर देंगे। तो जो पब्लिक होगी वो क्या करेंगी, ज़्यादा लोन लेगी, एनकरेज बोरोअर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स, और इससे हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज होगी, और जब इनकम इंक्रीज होगी तो जो डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड कम चल रही है, वो डिमांड ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लग जाएगी। अगेन लॉ ऑफ इंटरेस्ट इंड्यूस हाउस होल्ड टू डिक्रीज देयर सेविंग्स, अब वो अपनी सेविंग को कम कर देंगे और एक्सपेंडिचर करना ज़्यादा शुरू कर देंगे कंजम्पशन के ऊपर। Thus, expenditure on investment and consumption increase, it will control the deficient demand. तो जैसे जैसे एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा डिमांड इंक्रीज होगी और डेफिशिएंट डिमांड वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये पहला टूल है जो क्वांटिटेटिव टेक्निक है सेंट्रल बैंक की, जो क्रेडिट क्रिएशन पे कंट्रोल करती है कि किस तरीके से या तो वो कम करेगी या किस तरीके से वो उसको इंक्रीज करेगी। सेकेंड होता है रेपो रेट। रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट इज़ द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। ये तो वही वाली सेम बात हो गई कि जब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है तो जिस रेट पर वो लोन लेता है उसको रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। फॉर शॉर्ट पीरियड बाय सेलिंग देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो यहाँ मत बस बैंक रेट में और इसमें ये डिफरेंस है कि बैंक रेट में तो कोई कोलेटरल सिक्योरिटी था नहीं और वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, लेकिन जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाएगा और बाय सेलिंग देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू दी सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक को क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को सेल किया जाएगा। दीज सिक्योरिटीज़ आर प्लेस्ड एज सिक्योरिटीज़ फॉर लोन, तो ये जो सिक्योरिटी होगी वो सेंट्रल बैंक के पास क्या होगी, सिक्योरिटी के तौर में रखी होगी, गिरवी होगी। इट इज़ कॉल्ड रीपर्चेज रेट एज दिस इन्वॉल्व्स कॉमर्शियल बैंक सेलिंग सिक्योरिटीज टू RBI टू बोरो द मनी with an agreement to repurchase them at a later date and at a predetermined price, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया, अपनी जो सिक्योरिटीज़ है वो RBI के पास एक तरीके से गिरवी रख दी, प्लेज रख दिया है, और ये एक एग्रीमेंट हो गया है कि वो एक सर्टेन टाइम पीरियड पर प्री डिटरमाइंड यानी ऑलरेडी जो डिसाइड प्राइस है उस पर वो वापस परचेज करेगा और लोन को वापस रीपेमेंट कर देगा। सो कीपिंग सिक्योरिटीज़ एंड बोरोइंग इज़ रेपो रेट, ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी हमने रखी और जो हमने लोन बोरो कर दिया है वो क्या हो गया, हमारा रेपो रेट हो गया। अब क्या होगा, अब सिंपल सी बात है कि अगर एक्सेस डिमांड चल रहा है यानी इन्फ्लेशन चल रहा है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। देखो, सेंट्रल बैंक रेज रेपो रेट दैट डिस्करेज कॉमर्शियल बैंक्स इन बोरोइंग, ऑब्वियस बात है, सेम बात है बिल्कुल बैंक रेट वाली। अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो कॉमर्शियल बैंक को अपने लोन पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो लोन कम लेगा, वो डिस्करेज करेगा, ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल बैंक एज इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। लोन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेगा, लोन अगर वो कम लेगा तो पब्लिक को भी कम देगा, ठीक है। तो पब्लिक के पास अगर मनी कम जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट कम होगा, ये सारा यहाँ पे बताया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम कम होगी तो जो एक्सेस डिमांड है वो ऑटोमेटिक क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है। और वापस से हाउस होल्ड क्या करेगा, सेविंग ज़्यादा करेगा और एक्सपेंडिचर कम करना शुरू कर देगा। इसी के बाद अगर सिचुएशन होती है डेफिशिएंट डिमांड की तो क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशन है यानी रेसेशन है, मार्केट में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो सेंट्रल बैंक ये चाहेगा कि लोग जो है वो लोन की तरफ ज़्यादा जाएं, लोन लें, प्रोडक्शन करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, इनकम लेवल इंक्रीज़ हो और ये जो डेफिशिएंट डिमांड है, ये जो डिमांड कम चल रही है, इसका सॉल्यूशन हो सके। ठीक है। हमेशा याद रखना है इन्फ्लेशन के केस में वो कंट्रोल करेगी और डिफ्लेशन के केस में वो एनकरेज करेगी। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रेपो रेट को कम कर देगा। रेपो रेट कम होगा यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, बोरो ज़्यादा करेंगे। ठीक है। बोरो ज़्यादा करेंगे तो उससे डिक्रीज हो जाएगी इनकी बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे, अपनी रेट कम कर देंगे। ठीक है। तो रेपो रेट के कम होने से जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपनी रेट कम कर देंगे, जिससे क्या होगा, बोरोअर लोन ज़्यादा लेगा, ज़्यादा लोन लेगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और फिर लोन इंटरेस्ट के कम होने से जो हाउस होल्ड होगा वो सेविंग कम करेगा और एक्सपेंडिचर ज़्यादा शुरू कर देगा। ठीक है। तो वापस से वही सिचुएशन आ जाएगी, जो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट जो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है जिस रेट पर, उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, इसका उल्टा कर लो आप। इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरो मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, यानी कि जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से मनी बोरो करेगा तो उस सिचुएशन को बोलते हैं, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन, यानी जब इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने इस बार लोन लिया है, तो रिवर्स रेपो रेट को हाई कर दो आप। इससे क्या होगा, इट एनकरेज द कॉमर्शियल बैंक टू पार्क देयर फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, जो फंड वो पब्लिक को लोन देने वाला था वो पब्लिक को ना देके वो सेंट्रल बैंक को देगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देगा। तो सेंट्रल बैंक को बेनिफिट कहाँ है, सॉरी कॉमर्शियल बैंक को बेनिफिट कहाँ है, सेंट्रल बैंक को मनी देने में है, क्योंकि सेंट्रल बैंक से उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो एनकरेज करेगा, अपना जो भी फंड होगा वो सेंट्रल बैंक को देगा। क्यों, क्योंकि उसको हायर रिटर्न अर्न होगा। ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स टू द पब्लिक, और कॉमर्शियल बैंक इससे जो पब्लिक को लोन देने वाले थे वो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। और ये क्या करेगा, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करेगा। ऐसे ही अगर वो डेफिशिएंट डिमांड की अगर हम बात करें, यानी कि हम डिफ्लेशन की बात करें, तो रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट कम होगा, कॉमर्शियल बैंक को बेनिफिट कम होगा अगर वो सेंट्रल बैंक को मनी देता है तो कॉमर्शियल बैंक डिस्करेज करेगा अपने फंड्स को जो वो सेंट्रल बैंक को देने वाला था। ठीक है। और वो इंक्रीज कर देगा लोन कैपेसिटी टू दी पब्लिक। ठीक है। तो पब्लिक के पास पैसा जाएगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगी, इसका मतलब वो डिमांड ज़्यादा करेगी और जो डेफिशिएंट डिमांड है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है, ये बिल्कुल सिंपल सा है, आरबीआई क्या करेगा, जो सिक्योरिटीज़ और जो बॉन्ड्स होते हैं उनको या तो परचेज करेगा ओपन मार्केट में या फिर उनको सेल करेगा। जैसे हम शेयर्स परचेज सेल करते हैं वैसे ही आरबीआई क्या करेगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स होते हैं या तो उनको सेल करेगा या उनको परचेज करेगा। पर उसके पीछे मोटिव क्या होता है, उसके पीछे मोटिव होता है क्रेडिट कंट्रोल करने का। देखो, इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, यानी कि जब इन्फ्लेशन की बात हम करेंगे तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स टू दी कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड कॉमर्शियल बैंक को सेल करेगा, कॉमर्शियल बैंक आगे उसको पब्लिक को सेल करेगी। इससे क्या होगा, सिंपल सी बात,
मान लीजिए आप एक जनरल पब्लिक हैं, तो पब्लिक क्या करेगी, जब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को परचेज करेगी तो वो पेमेंट करेगी आरबीआई को। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, आरबीआई का मेन मोटिव होता है कि इकोनॉमी से जो भी पैसा है वो खींच लिया जाए, वो अपनी तरफ ले लिया जाए। तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड को सेल किया, पब्लिक ने क्या किया, परचेज किया। तो परचेज करेंगी तो पब्लिक का जो पैसा है वो कॉमर्शियल बैंक के पास है, कॉमर्शियल बैंक से वो आरबीआई के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमी से उसने पैसा अपनी तरफ ले लिया। ठीक है, विद द सेल ऑफ दीज सिक्योरिटीज द पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक ऑफ गिविंग लोन्स डिक्रीज। कॉमर्शियल बैंक का पैसा किसके पास चला गया, सेंट्रल बैंक के पास चला गया। तो कॉमर्शियल बैंक की कैपेसिटी कम हो गई लोन देने की। विच कंट्रोल एक्सेस डिमांड, ये एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन डिफ्लेशन की बात करें यानी डेफिशिएंट डिमांड की अगर हम बात करें, तो सेंट्रल बैंक परचेज करेगा अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वापस परचेज करेगा किससे, कॉमर्शियल बैंक से। सेंट्रल बैंक परचेज करेगा कॉमर्शियल बैंक से, तो सेंट्रल बैंक पेमेंट करेगा, कॉमर्शियल बैंक को पेमेंट करेगा। कॉमर्शियल बैंक के पास मनी आएगा और मनी आने से क्या होगा, इसकी पावर जो है, कॉमर्शियल बैंक की जो पावर है लोन देने की, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वही फिर लोन ज़्यादा दिया जाएगा, ज़्यादा लोन देंगे, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव के 4 पॉइंट्स हम कर चुके हैं। बैंक रेट हमारा हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया और ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया। सबकी थ्योरी ऑलमोस्ट सेम है कि सेंट्रल बैंक डेफिशिएंट डिमांड से और एफिशिएंट यानी कि इन्फ्लेशन वाली कंडीशन से कैसे फाइट करता है। ठीक है, इसके बाद है वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, बैंक्स आर ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। ये कल हमने बात की थी सीआरआर की, कैश रिजर्व रेशियो की, कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो कॉमर्शियल बैंक के साथ एक रिजर्व मेंटेन करता है कि आप पूरा डिपॉजिट वैल्यू लोन में नहीं दे सकते, एक परसेंटेज आपको अपने पास रिजर्व में रखना होगा, जिसको लीगल रिजर्व रेशियो या कैश रिजर्व रेशियो कहा था। ठीक है, और अदर वर्ड्स में हमने उसको एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी कहा था। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होगा, इट रेफर्स टू दी मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स डिपॉजिट्स। कल बात हो चुकी थी कि जो भी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट होगा, एक मिनिमम परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखना होगा, विच इट इज़ रिक्वायर्ड टू दी कीप विद द सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद द सेंट्रल बैंक एज परसेंटेज certain percentage of their deposit in the form of cash reserves as a matter of law। ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है, बिल्कुल एग्जाम्पल कल वाला ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा 10% का कैश रिजर्व रेशियो है और सेंट्रल बैंक के पास 100 करोड़ हैं, तो 100 करोड़ में से 10 करोड़ तो हमेशा रिजर्व में रहेंगे। ठीक है, तो फ्री कितना हो गया, 90 करोड़। तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो 90 करोड़ का जो है वो लोन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस रेट के साथ ही क्या करेगी, क्वांटिटेटिव टेक्निक अपनाया जाएगा कि इस रेट को इन्फ्लेशन के टाइम पे इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो जब मिनिमम रिजर्व इंक्रीज़ होगा तो जो फ्री अमाउंट होगा वो कम होगा, तो लोन भी कम जाएगा। और डिफ्लेशन के केस में हम इस रेट को कम कर देंगे तो फ्री अमाउंट ज़्यादा होगा, तो लोन अमाउंट ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड कैश रिजर्व रेशियो इज रेज्ड टू 20%। इन्फ्लेशन के केस में हम इस परसेंटेज को इंक्रीज करके 20% तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बैंक विल कीप 20 करोड़ रुपीज़ विद द सेंट्रल बैंक। अब 100 करोड़ में से 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़ जो होगा वो सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। तो कॉमर्शियल बैंक के पास कितना रह गया, 80 करोड़। ठीक है, तो 80 करोड़ का ही वो लोन दे सकते हैं, जबकि पहले वो 90 करोड़ का लोन दे सकते थे। विच विल रिड्यूस द कैश रिसोर्सेज ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड रिड्यूसिंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो इससे क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक की जो है वो कैश रिसोर्सेज की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और हमारी जो एक्सेस डिमांड है वो कंट्रोल हो जाएगी। जस्ट अपोजिट इन अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड यानी कि डिफ्लेशन के केस में क्या होगा, तो डिफ्लेशन के केस में होगा कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दिया जाएगा 5% पे।
तो 5% का मतलब 100 करोड़ का केवल 5% यानी कि 5 करोड़ रुपीज़ सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। तो फ्री अमाउंट कितना हो गया 95, ठीक है 95 करोड़। तो इससे जो इंक्रीज़ होगा वो कैश रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक का, और क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे हमारी डेफिशिएंट डिमांड क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, इसका एक पॉइंट और है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज विच कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल बैंक ने कॉमर्शियल बैंक पर एक SLR और फिक्स किया हुआ है कि हर बैंक जो भी उसकी टोटल नेट डिमांड होगी या जो भी टाइम अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, उसका एक मिनिमम परसेंटेज क्या रखना पड़ेगा, उसको अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लेंडिंग टू इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक इंक्रीज द SLR। ठीक है, यानी एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि लिक्विड फॉर्म में टोटल डिमांड और लायबिलिटी का एक परसेंटेज आपको मिनिमम रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है इन्फ्लेशन के केस में इस रेशियो को इंक्रीज कर देंगे। रेशियो इंक्रीज हो जाएगा तो कैश रिसोर्सेज हमारा कम हो जाएगा और क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और डिफ्लेशन के केस में हम इसको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। रेशियो कम बनाना पड़ेगा तो फ्री अमाउंट ज़्यादा होगा, फ्री अमाउंट ज़्यादा होगा तो कैश रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे और क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये अपने जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम क्वालिटेटिव टेक्निक्स की। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में आपने देखा होगा या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेशियो या फिर ओपन मार्केट परचेज सेल। ठीक है, किसी ना किसी अमाउंट की बात हो रही है। अब क्वालिटेटिव में कोई ना कोई क्वालिटी की या फिर सेलेक्टिव टूल्स की बात की जाएगी, जिसमें पहला है इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन सिक्योर्ड लोन्स। Businesses and trades get credit from commercial bank against the security of their goods। ठीक है, हम ये जानते हैं कि अगर हमें यानी हम बिजनेसमैन हैं या कोई ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं और हमें अगर कॉमर्शियल बैंक से क्या करना है, लोन लेना है, तो बदले में कोई ना कोई सिक्योरिटी गुड्स की या फिर कोई ना कोई सिक्योरिटी या प्लेज हमें रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। बैंक्स नेवर गिव क्रेडिट इक्वल टू द फुल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। और एक बात ये भी है, जितना सिक्योरिटी आप रखोगे उतनी वैल्यू का तो आपको लोन नहीं मिलेगा, उससे कम वैल्यू का ही मिलेगा। इट ऑलवेज पेज लेस वैल्यू देन द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से कम अमाउंट ही आपको मिलेगा। सो द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड वैल्यू ऑफ लोन इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। एक सिंपल वर्ड में कहूँ तो मान लीजिए कि आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है, और आपने सिक्योरिटी में रखा है 1 करोड़ 50 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी रखी है। तो 1 करोड़ 50 लाख की सिक्योरिटी पर आपको 1 करोड़ का लोन मिला है, तो रिमेनिंग जो 50 लाख है, 1 करोड़ 50 लाख का आपका सिक्योरिटी है, लोन अमाउंट आपका 1 करोड़ का है, तो रिमेनिंग जो 50 लाख आपने जो एक्सेस दिया है सिक्योरिटी के तौर पे, उसको हम कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अगर इन्फ्लेशन होता है या एक्सेस डिमांड होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगा। वो ये कहेगा कि आपको जितना लोन चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में उस रेशियो को इंक्रीज कर दिया जाएगा कि उससे ज़्यादा अमाउंट में आपको प्लेज रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हर एक पीपल के पास इतना नहीं होगा कि वो इतना प्लेज रख सके, तो इससे क्या होगा, हमारा जो लोन है वो क्या हो जाएगा, बोरोइंग्स क्या हो जाएंगी, डिस्करेज हो जाएगी। ठीक है, इट मेक्स पीपल्स गेट लेस क्रेडिट अगेंस्ट देयर सिक्योरिटी। तो उनके पास जितनी सिक्योरिटी होगी उसके अगेंस्ट में उनको लोन कम मिलेगा, क्योंकि हमने मार्जिन इंक्रीज कर दिया। जैसे मान लीजिए 150 पे 1 करोड़ हम दे रहे थे, अब बैंक ने बोल दिया अब हमें 150 नहीं चाहिए, हमें 180 चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पर 150 में 1 करोड़ मिल रहा था, अब वहाँ पे 180 की सिक्योरिटीज़ पे 1 करोड़ मिलेगा, तो लोन कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर डेफिशिएंट डिमांड होती है तो डिफ्लेशन का केस होता है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा,
लोन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, लोगों को जो क्रेडिट अमाउंट है वो ज़्यादा मिलने लग जाएगा। ठीक है, ये क्वालिटेटिव है। सेकंड पॉइंट क्वालिटेटिव का है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन implies persuasion, request, informal suggestions, advice and appeal by the central bank to the commercial bank to cooperate with general monetary policy of the central bank। ये एक सिंपल सी बात है कि हम एडवाइस कर रहे हैं या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, या उनको एक एडवाइस दे रहे हैं कि आपको कोऑपरेट करना है, जो भी सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है आप उसके साथ चलो, उस क्वांटिटी से ज़्यादा आपको लोन नहीं देना है। ठीक है, तो एक मॉरल रिक्वेस्ट है ये, तो वो भी क्या होती है, सेंट्रल बैंक फॉलो करता है इन चीज़ों को। ठीक है, एक्सेस डिमांड की केस होगी तो वो ये अपील करेगा कि जो क्रेडिट है उसको कॉन्ट्रैक्शन में लेकर आओ, यानी कि क्रेडिट को कम करो, यानी लोन कम दो। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो वो उससे अपील करेगा कि क्रेडिट को एक्सपेंड करो, बढ़ाओ, इंक्रीज करो, लोन ज़्यादा दो। ठीक है, इसका एक लास्ट पॉइंट और है SCC, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। आपने कोटा का नाम सुना होगा कि हम कोटा फिक्स कर देते हैं, तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल उसी का नाम है। इन दिस मेथड द सेंट्रल बैंक कैन गिव डायरेक्शन टू द सेंट्रल बैंक नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पस। सेंट्रल बैंक ये कह देगा कि कुछ ऐसे पर्पस हैं जिनके लिए लोन नहीं दिया जाए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही लोन दिया जाए। यानी हमने कोटा डिसाइड कर दिया, ठीक है, और हमने प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड कर दिया कि इस सेक्टर को तो लोन देंगे, इस सेक्टर को लोन नहीं देंगे। ठीक है, तो वो सेलेक्टिव पॉलिसी हो गई। तो इससे भी क्या होगा, लोन क्या होगा, हमारा कंट्रोल होगा। अगर एक्सेस डिमांड होता है या इन्फ्लेशन केस होता है तो जो सेंट्रल बैंक होगा वो क्या करेगा, राशनिंग करेगा ऑफ क्रेडिट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लो ऑफ क्रेडिट। ज़्यादा क्रेडिट होगा उसको कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट की रैशनिंग करेगा और पर्टिकुलर सेक्टर को ही अलाउ करेगा कि उनको ही क्रेडिट दिया जाए और सबको क्रेडिट नहीं दिया जाए। ठीक है, लेकिन अगर ये सिचुएशन हमारी डिफ्लेशन की होती है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, विड्रॉज करेगा रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी वो इस सेलेक्टिव पॉलिसी को कम कर देगा या ख़त्म कर देगा, जिससे क्रेडिट इंक्रीज हो, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो सके और जो डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो ये कंप्लीट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो हम उसकी बात कर सकते हैं।